नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। केंद्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तब से उसके गिरने की आशंकाएं भी जताई जाने लगी। कारण कि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से 32 सीटें दूर है। बिहार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के भरोसे पर टिकी है और कब तक टिके रहेगी पता नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के गिरने की आशंकाएं लगातार लगाई ही जाती रहेंगी। वहीं दूसरी ओर मोदी जी बार बार ये कोशिश भी कर रहे हैं या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, जीते हैं। संसद में भी यही बताने में उन्होंने ज़्यादा समय दिया। उनका तर्क है कि सबसे ज़्यादा सीटें हमारे पास, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन जीतने की बात बताने और तीसरी बार सरकार बना ले जाने के उत्साह में वो सोचते हैं कि लोग ये भी भूल जाएंगे कि बीजेपी 303 सीटों से खिसक कर 240 पर आ गई। और दूसरी ओर जिसे वो हारी हुई पार्टी बता रहे हैं यानी कांग्रेस पार्टी, वो 52 सीटों से 99 सीटों पर आ गई है। बल्कि यूँ कहें कि वो 100 पार कर गई है, क्योंकि कुछ एक सांसद जो निर्दलीय जीते हैं वो भी अब कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। अच्छा, पीएम मोदी ये बात सिर्फ विपक्षी दलों के लोगों को ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि उनका ज़्यादा इशारा अपनी पार्टी के लोगों को ये संदेश दे रहा है। कारण पूरा चुनाव उन्होंने अपने चेहरे पर लड़ा। न जाने किन उपलब्धियों का भरोसा था कि 400 सीट पार कर रहे हैं। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता चुनाव के पहले तो खुद को उपेक्षित पा रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद जब इस चेहरे की चमक धूमिल हो गई तो उन नेताओं की बाछें खिल गई। अब वो सीधे तौर पर फिलहाल तो उंगली उठा नहीं सकते हैं, या यूँ कहें कि उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को पता तो सब है कि कौन क्या चाह रहा है। इसलिए वो बार बार ये बता रहे हैं कि अरे भाई, हम हारे नहीं हैं, हमारे चेहरे की चमक अभी धूमिल नहीं हुई है, हम अभी भी सरकार चला रहे हैं। हाँ, सरकार भले ही बैसाखियों पर टिकी हो और इन बैसाखियों को टिकाए रहने की कीमत चाहे जो देनी पड़े, क्योंकि बैसाखी का सहारा देने वाली पार्टियां इसकी कीमत तो वसूलेंगी। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू लंबी लिस्ट लेकर दिल्ली आने ही लगे हैं। तो अब आते हैं कि सरकार गिरने की बातें कहां से आ रही हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर तंज कसा। कहा कि ये चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। अखिलेश यादव इस समय आत्मविश्वास से लबरेज है। लोकसभा में उनके 37 सांसद जीत कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 64 से 33 सीटों पर उन्होंने पहुंचा दिया है। बीजेपी को हराकर फैजाबाद सीट जीतने वाले अवधेश प्रसाद भी उन्हीं की पार्टी के हैं। और अवधेश प्रसाद वो सांसद हैं जिन्होंने अयोध्या पर बीजेपी के अघोषित एकाधिकार के दावे को खारिज कर दिया है। खैर, शुक्रवार यानी 5 जुलाई को आरजेडी नेता लालू यादव ने भी सरकार गिरने की बात कह दी। पार्टी के स्थापना दिवस के दिन उन्होंने सरकार के गिरने की तारीख तो नहीं, लेकिन महीना जरूर तय कर दिया और कहा कि यह सरकार अगस्त में यानी अगले महीने गिर जाएगी। अगले दिन शिवसेना नेता संजय राउत ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि लालू जी ठीक कह रहे हैं, यह सरकार जल्दी ही गिर जाएगी। सपा, आरजेडी, शिवसेना, उद्धव गुटवाली, ये तीनों ही इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं। उससे पहले राहुल गांधी भी ये बात कह चुके हैं। पिछले महीने ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्थिति बहुत नाजुक है, छोटी सी गड़बड़ी भी सरकार को गिरा सकती है। मोदी के खेमे में बहुत असंतोष है, उनके यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, ये राहुल गांधी ने कहा था। तो इन सब दावों के पीछे मुख्य बात तो यही है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। चुनाव हारने के बाद मोदी के चेहरे की चमक तो धूमिल हुई है, रौब-दाब भी कम हुआ है। अब वो न तो बीजेपी के सहयोगी दलों पर वैसा रौब गांठ पा रहे हैं जैसा कि पिछले 10 साल से कर रहे थे, और न ही बीजेपी के नेताओं पर। इसके अलावा बीजेपी की रीढ़ आरएसएस मोदी जी के संबंधों में तनाव को लेकर चुनाव से पहले भी चर्चा हो रही थी। चुनाव के बाद उन पर मुहर भी लग गई है। तो ऐसे में ये आशंका तो लगी ही रहेगी, सरकार गिरने वाली है, और ये निराधार भी नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या सच में आने वाले दिनों में सरकार गिर जाएगी? तो इसका उत्तर मेरी समझ में निगेटिव में है, यानी फिलहाल 1 साल तक नहीं, खासकर जब तक कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कुछ एक राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते। देखने वाली बात होगी कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की तरह मोदी जी के ही चेहरे पर लड़ा जाता है,
या फिर स्थानीय नेताओं के चेहरे पर? तो काफ़ी कुछ तो उसी से स्पष्ट हो जाएगी बात कि पार्टी के भीतर मोदी जी का प्रभाव कितना बचा है, और फिर उसके बाद कुछ बातें जीत और हार से तय होंगी। दरअसल मोदी सरकार बैसाखी पर जरूर है, लेकिन उस पर संकट का भय बैसाखी मुहैया कराने वाली पार्टियों से कम बीजेपी से ही ज्यादा है। ऊपर बताए गए तमाम कारण तो हैं ही, 75 साल की ओर बढ़ रहे मोदी पर उम्र का दबाव भी होगा, और ये बात अब उन्हें पार्टी के नेता भी याद दिलाएंगे। पूर्ण बहुमत में होते तो शायद ऐसा ना हो पाता। दूसरी ओर विपक्षी दल अभी सरकार गिराने की किसी जल्दी में नहीं दिख रहे और ना ही उन्हें जरूरत है। मजबूत विपक्ष होने के नाते सरकार को तमाम मुद्दों पर अच्छी तरह से घेरने की स्थिति में है, और असली बात तो ये कि विपक्ष ये भी दिखाना चाहता है कि मोदी जी खुद सत्ता में बने रहने के लिए कितने और किस हद तक समझौते कर सकते हैं, ताकि मोदी जी की सेवा भावना की जो स्वघोषित दावे हैं उनकी सच्चाई विपक्ष बता सके। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है आंध्र प्रदेश सरकार के शुरुआती फैसलों से। इससे संबंधित एक बात और महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले बड़ी चर्चा थी कि चुनाव के बाद यूपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री के पद से। बीजेपी वालों ने इसे अफवाह बताया, लेकिन अफवाहों के पीछे कोई आधार तो रहा ही होगा। भले ही अफवाह थी, लेकिन इस अफवाह ने असर इतना दिखाया कि जितनी यह बात सच होने पर असर दिखा सकती थी। पार्टी 64 से 33 सीटों पर आ गई, भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जानकारों का कहना है कि अफवाह नहीं थी, और पूर्ण बहुमत मिला होता तो यह अफवाह सच्चाई में तब्दील हो चुकी होती, यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद से हटाए जा चुके होते। लेकिन ऐसा करने का मौका ही नहीं मिल पाया। अब केंद्रीय स्तर पर कोशिशें हो रही हैं कि बीजेपी की यूपी में हार का दोष योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर मढ़ा जाए। ये कोशिशें परोक्ष रूप से हो रही हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर हार की समीक्षा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है पार्टी। कारण, चुनाव सिर्फ एक चेहरे पर लड़ा गया, और अब योगी आदित्यनाथ और यूपी के तमाम नेता ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि हार भी उसी चेहरे की हुई है जिस पर चुनाव लड़ा गया। तमाम निर्माण कार्यों में जो धांधलियां सामने आ रही हैं, टूट फूट की खबरें आ रही हैं, उन्हें बनाने वाली कंपनियों के बारे में पता चल रहा है कि ज़्यादातर गुजराती कंपनियां हैं। गुजराती कंपनियों को काम किसके जरिए मिल सकता है, ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा यूपी की सरकार को इस समय छेड़ने का मतलब है बीजेपी को चौतरफा नुकसान, और बीजेपी के भीतर का जो असंतोष है उसका सड़क पर आ जाना। ऐसे में फिलहाल तो किसी भी सरकार को दिक्कत होती नहीं दिख रही है, यानी ना तो केंद्र सरकार को और न ही उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को। लेकिन बैसाखियों पर चल रही केंद्र सरकार का 5 साल चलना मुश्किल है, और साल भर के भीतर इसके आसार दिखने लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।